हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने विलियन का जो लेक्चर पढ़ा था उसमें परासरण दाब के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। जो हमने अणुसंघ गुणधर्म स्टार्ट किए थे उसमें सबसे पहला परासरण दाब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल सारी कर लिए थे, सारा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लिया था। तो आज हम सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा अणुसंघ गुणधर्म में दूसरा कौन सा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेकेंड कौन सा है हमारा, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वाष्प दाब होता क्या है ना। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से पहले हमें क्या जानना है कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब की बात अगर करें तो वाष्प दाब क्या होता है, चलिए पहले यही जान लेते हैं। किसी भी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। मान लो हमने एक पात्र में जल ले लिया है, ठीक है, और ये पात्र कैसा है, हमारा ढका हुआ पात्र है। ठीक है, ये पात्र कैसा है, ढका हुआ है। पात्र कैसा है, ढका हुआ है। तो जब इसे हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। वाष्प बनेगी। अगर ये पात्र खुला होता, अगर ये पात्र खुला होता तो जो हमारी वाष्प थी वो वायुमंडल में चली जाती। लेकिन क्योंकि ये जो पात्र आपका है, ये पात्र कैसा है, बंद है, तो यहाँ पे जो बनने वाली वाष्प होगी, ये वाष्प यहाँ पे पात्र के ढक्कन पे जाके क्या होगी, एकत्र होगी। ठीक है, और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये जो आपके वाष्प के कण जो ढक्कन पे एकत्र हो गए, ये फिर से संघनित होकर वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेंगे, वापस द्रव बनेंगे। इधर से वाष्प जाएगी और यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया होकर फिर से द्रव के कुछ अणु नीचे आएंगे। तो शुरुआत में क्या होगी, ये जो वाष्पन की दर है, ये जो वाष्प बनेगी ये तेजी से बनेगी, और धीरे धीरे ये जो है फिर आपकी संघनन की प्रक्रिया है, जो द्रव बनने की प्रक्रिया है, ये क्या होने लगेगी भाई, स्टार्ट होगी। तो समय के साथ साथ एक समय ऐसा आएगा कि जितनी इधर से वाष्प बन के जाएगी ऊपर, उतना ही द्रव के अणु, उतने ही अणु द्रव रूप में वापस नीचे आ जाएंगे। तो उस अवस्था पे हम क्या कहेंगे कि वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो गई है, बराबर हो गई है। जितना वाष्प बन के जा रहा है उतना ही द्रव आपका बन के नीचे आ जा रहा है। जितना इधर से वाष्प जाएगी उतनी इधर से द्रव नीचे आएंगे द्रव के अणु के रूप में। तो वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य। क्या बोलते हैं, साम्य। क्या बोलते हैं, साम्य। तो वाष्प दाब होता क्या है कि किसी भी पदार्थ की वाष्प तथा द्रव अवस्था के बीच, किसी भी पदार्थ की वाष्प तथा द्रव अवस्था के बीच साम्य स्थापित होने पर, किसमें, वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था के बीच क्या स्थापित हो जाए, साम्य स्थापित हो जाए। तो किसी भी पदार्थ की द्रव तथा वाष्प अवस्था के मध्य साम्य स्थापित होने पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। भैया ये वाष्प जो है किस रूप में, गैस के अणु के रूप में। गैसें क्या करती हैं, बात जिस पात्र में होती है हर दिशा में बल लगाती हैं। तो इन दोनों की साम्य अवस्था में ये जो वाष्प द्रव की सतह पर जितना दाब लगाएगी, द्रव की सतह पर जितना दाब लगाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि किसी पदार्थ की द्रव तथा वाष्प अवस्था के मध्य साम्य स्थापित होने पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, लगाया गया दाब बेटा वाष्प दाब कहलाता है। ये ठीक है। तो वाष्प दाब क्या होता है, बात समझ गए कि किसी भी पदार्थ के अगर द्रव और वाष्प अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा तो उस अवस्था में ये जो आपकी वाष्प है ये जितना दाब लगाएगी द्रव की सतह पर, वही उसका क्या होता है, वाष्प दाब होता है। चलिए इसको नोट करिए। तो फिर हम देखते हैं वाष्प दाब को मापन कैसे करते हैं। किसी भी द्रव के लिए वाष्प दाब का मापन किस विधि द्वारा करते हैं, पहले उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपेक्षिक अवनमन और अवनमन पे चलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। चलिए तो इसको रफ करते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या कहा कि किसी भी पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्था के मध्य साम्य होने पर द्रव की सतह पर वाष्प जितना दाब लगाएगी वही वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब को मापते कैसे हैं? तो वाष्प दाब को मापने की विधि होती है जिसको हम बैरोमीट्रिक विधि कहते हैं। तो बड़े ध्यान समझेंगे, वाष्प दाब मापन की बैरोमीट्रिक विधि, बैरोमीटर जानते हो, दाब मापने का यंत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तो वाष्प दाब मापने की बैरोमीट्रिक विधि, किसी भी द्रव का वाष्प दाब जो हम लोग मापेंगे किस विधि से? बैरोमीट्रिक विधि से। तो पहले समझते हैं इस विधि में होता क्या है। तो बेटा इस विधि में क्या होता है? एक पात्र होता है, एक पात्र होता है जिसमें पारा भरा होता है। इस विधि में एक पात्र होता है जिसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। यहाँ पे क्या भरा रहेगा? भाई पारा भरा होता है इस पात्र में। और इसमें दो बैरोमीटर नलियां उल्टी करके लगा दी जाती हैं। दो बैरोमीटर नलियां उल्टी करके लगा दी जाती हैं जिनमें भी पारा भरा होता है। इनमें भी क्या होता है? इनमें भी पारा भरा होता है। इन नलियों में भी क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। ठीक है, इन नलियों में भी पारा भरा होता है। एक नली को प्रयोग नली कहते हैं और दूसरी नली को संदर्भ नली कहते हैं। संदर्भ नली, ये दोनों नलियां एक जैकेट में बंद होती हैं। ये दोनों ही नलियां एक जैकेट में क्या होती हैं? बंद होती हैं। दोनों ही नलियां एक जैकेट में बंद होती हैं। ये दोनों ही नलियां क्या होती हैं? एक जैकेट में बंद होती हैं जिसमें गर्म द्रव प्रवाहित होता रहता है। जिसमें गर्म द्रव प्रवाहित होता रहता है। कौन सा द्रव? जिसका हमें वाष्प दाब ज्ञात करना होगा। ठीक है, फिर प्रयोग नली में एक पिपेट लगा होता है। प्रयोग नली में क्या लगा होता है? पिपेट लगा होता है। इस पिपेट की सहायता से हम उस द्रव को प्रयोग नली में भेजते हैं जिसकी हमें वाष्प दाब ज्ञात करनी होती है। तो जैसे ही इसमें हम प्रयोग नली में उस द्रव को भेजेंगे तो द्रव को भेजने पर इस प्रयोग नली में द्रव की क्या बनती है? वाष्प बनती है। और वाष्प बनती है तो ये जो पारे का लेवल है, ये पारे का स्तर कुछ कम हो जाता है। पारे का स्तर नीचे गिर जाता है। पारे का स्तर क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो जितना पारे का स्तर यहाँ पे गिरेगा, इन दोनों नलियों में पारे के स्तर में जो अंतर होगा, भाई पहले हमने दोनों में समान स्तर तक पारा भरा था, अब इसमें पारा उतने ही लेवल तक भरा हुआ है, जबकि द्रव की वाष्प बनने के कारण इसमें जो लेवल है पारे का जो वो गिर चुका है। तो इन दोनों नलियों में पारे की स्तर का, ये पारे के लेवल का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। वही अंतर माप लेते हैं, वही क्या होता है? द्रव का वाष्प दाब होता है। फिर से समझेंगे पूरी कहानी क्या कहती है। एक पात्र होता है जिसमें पारा भरा होता है, उसमें दो बैरोमीट्रिक नलियां उल्टी करके लगाई जाती हैं जिनमें भी पारा भरा होता है। एक नली को प्रयोग नली कहते हैं, दूसरे नली को संदर्भ नली कहते हैं। एक नली को प्रयोग नली कहते हैं, दूसरे नली को संदर्भ नली कहते हैं। अब ये दोनों नलियां एक जैकेट में बंद होती हैं। इसमें क्या होता रहता है? गर्म द्रव प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, फिर हम एक पिपेट की सहायता से जिस द्रव का वाष्प दाब ज्ञात करना होता है उस द्रव को प्रयोग नली में भेजते हैं। जिस द्रव का वाष्प दाब ज्ञात करना होता है उस द्रव को हम प्रयोग नली में पिपेट की सहायता से भेजते हैं। ठीक है, जब जो द्रव होता है वो प्रयोग नली में पहुंचता है तो उसकी वाष्प बनती है। वाष्प बनने से होता क्या है? इस प्रयोग नली में पारे की सतह जो होती है वो गिर जाती है। इन दोनों नलियों में पारे की सतह का जो अंतर होता है वही आपका द्रव का वाष्प दाब होता है। उसी को ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? द्रव का वाष्प दाब होता है। तो इसे नोट करिए जल्दी से। तो फिर हम लोग चलते हैं, इसके बाद वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उनको देखते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, इसको फिगर बना लीजिए और वीडियो पॉज करके आप लोग अपने से नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट हो गया इसको। फिर हम लोग देखते हैं अगला, इसके बाद वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से।
वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दो ही कारक हो सकते हैं, या तो द्रव की प्रकृति या तो ताप। सबसे पहले बात करें द्रव की प्रकृति की। द्रव की प्रकृति किसी भी पदार्थ के वाष्प दाब को, उसकी वाष्प दाब को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो कोई ऐसा द्रव लें जिसका क्वथनांक क्या हो, कम हो, जिसके अणुओं के बीच जो लगने वाला अंतराणविक बल हो वो कम हो। क्या हो, अणुओं के बीच अंतराणविक बल क्या होगा, कम होता है। तो उस पदार्थ के, मान लो ये एक द्रव है जिसके अणुओं के बीच अंतराणविक बल क्या है, कम है। तो इसके अणुओं के बीच बल कम होने के कारण इस अणु के द्रव की सतह को छोड़ के जाने की प्रायिकता क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई ये इस द्रव की सतह को आसानी से छोड़कर जा सकता है, मतलब वाष्प आसानी से बना सकता है। जबकि अगर एक ऐसा द्रव हो जिसमें क्या होता है, एक ऐसा द्रव हो जिसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबल हो, तो आकर्षण बल प्रबल होने के कारण उसके द्रव की सतह को छोड़कर जाने की संभावना हो जाती है कम। द्रव की सतह को छोड़कर जाने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कोई ऐसा द्रव जिसका अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, वो उतने ही ज्यादा वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें डाई एथिल ईथर की, तो डाई एथिल ईथर का अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, या हम बात करें इनका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। किससे, एथिल एल्कोहल से। इस वजह से जो वेपर प्रेशर होगा डाई एथिल ईथर का वो ज्यादा हो जाएगा। किससे, वेपर प्रेशर ऑफ एथिल एल्कोहल। भाई इसका क्वथनांक कम है, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, तो इसके सतह छोड़ के जाने की प्रवृत्ति अधिक होगी, मतलब वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब अधिक होगी। इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक है, क्वथनांक इसका ज्यादा है, तो इसकी तुलना में इसमें वाष्प कम बनेगी और वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिस द्रव की प्रकृति की बात करें, द्रव के क्वथनांक कम है, अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, तो उनका वाष्प दाब भी अधिक होता है। दूसरी बात करें ताप। दूसरा अगर हम बात करें ताप, तो ये दूसरा कौन सा कारक होगा, ताप में वृद्धि। बेटा अगर किसी भी द्रव की आप ताप में वृद्धि करोगे, तो ताप में वृद्धि करने पर उसकी सतह पर उपस्थित अणुओं के द्रव की सतह को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। भाई अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो और तेजी से सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगेंगे, और सतह को छोड़कर बाहर निकलेंगे मतलब वाष्प अधिक बनेगी, और वाष्प अधिक बनने का मतलब है वाष्प दाब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी पदार्थ की ताप में जो वृद्धि करेंगे, किसी भी द्रव की ताप में वृद्धि करोगे, द्रव के कणों की सतह को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मतलब वाष्प अधिक बनेगी। वाष्प अधिक बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो बेटा ये क्या होती है कि ताप में वृद्धि होगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगी, वाष्प दाब में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। तो ये तो हो गई वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम चलते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो इसको रफ करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास जो पदार्थ हैं, अगर हम वाष्पन के आधार पे उनको वर्गीकृत करें तो हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ होंगे। एक पदार्थ होगा वाष्पशील पदार्थ और एक पदार्थ होगा अवाष्पशील पदार्थ। अगर हम पदार्थों की बात करें तो पदार्थ दो तरीके के मिलेंगे, एक वाष्पशील होगा और एक अवाष्पशील होगा। अब वाष्पशील पदार्थ की बात करो तो ऐसे पदार्थ जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है, जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पशील होते हैं। जो आसानी से वाष्पित नहीं होते हैं वो आपके अवाष्पशील होते हैं। जैसे नमक को भाई खुले वातावरण में रख दो तो ऐसा नहीं होता, वो वाष्पित हो जाता है, उसका क्वथनांक अधिक होता है, तो उस वजह से वो वाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है। लेकिन अगर हम पेट्रोल को देखें, पेट्रोल को आप ओपन में रख दो एटमॉस्फेयर में, वो तुरंत क्या हो जाएगा भाई, उड़ जाएगा। एसीटोन होता है आपका, डाई एथिल ईथर है, इन सब का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, ये आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। इन सबको हम वाष्पशील पदार्थों की श्रेणी में रखेंगे।
और जो भी हमारे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे NaOH हो गया, KCl हो गया, आपका नमक हो गया, इनका क्वथनांक गलनांक अधिक होता है, जिस कारण ये कैसे होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। तो अभी हमें अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों की बात करनी है, ठीक है। तो पहले हम इनकी बात करते हैं और फिर इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अवाष्पशील विलेय क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए, अवाष्पशील विलेय से बनने वाले विलयनों की बात करते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें वाष्प दाब का अवनमन, तो जब किसी भी द्रव में, किसी भी वाष्पशील विलायक में, जैसे हमने मान लिया ये जल है, तो किसी भी वाष्पशील विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, कैसा मिलाएंगे, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे, जब किसी द्रव में, जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो इस द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कैसे होती है कमी, ये समझते हैं। भाई, जो जल है वो वाष्पित हो रहा था, लेकिन अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐसे हैं जो आसानी से वाष्पित नहीं होंगे। जब हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थों को इस विलायक में डाला, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कुछ कण इसकी सतह पर आ जाएंगे। भैया, वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो सतह प्रक्रिया होती है, तो सतह पर जितने अधिक विलायक के कण होंगे उतनी ज्यादा वो वाष्प बनाएगी, उतना अधिक वाष्प दाब होगा। लेकिन हुआ क्या, जब हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कण सतह पर आकर, विलायक के कुछ कण सतह पर आकर एकत्र हो गए, जिससे सतह पर विलायक के कणों की संख्या में कमी हो गई। और विलायक के कणों की संख्या कमी होने का मतलब वाष्प दाब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाष्पन कम हो गया। भाई, जितने अधिक सतह पर विलायक के कण होते उतनी अधिक वाष्प बनती, उतनी अधिक वाष्प दाब होती। हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया, वो सतह पर आकर एकत्र हो गए, जिससे सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या में कमी हो गई, वाष्प कम बनी। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये प्रक्रिया किस पे है, एक निश्चित ताप पर। किस पर? जब हम एक निश्चित ताप पर कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे। भाई, ताप बढ़ाने पर तो वाष्प दाब बढ़ सकती है, ठीक है। जब किसी निश्चित ताप पर हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, तो अवाष्पशील विलेय के अणु विलायक की सतह पर कुछ स्थान घेर लेते हैं, जिससे वाष्प कम बनती है, वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में होने वाले इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। हम क्या बोलेंगे कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही, वाष्प दाब में होने वाली यह कमी क्या कहलाती है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब का क्या कहलाती है, अवनमन कहलाती है। जब किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, और उस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, अभी आपेक्षिक अवनमन पे आते हैं कि आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लें थोड़ा सा और देखते हैं वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना जो शुद्ध विलायक था, मतलब जल था, जो हमारा शुद्ध विलायक था, मतलब जो जल है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, बेटा जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था वो हमने मान लिया P0 था। कितना था? P0 था। और अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद, अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा,
पी एस मान लेते हैं, एस मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। तो अब अगर देखोगे यहाँ पे तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, ये वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। तो यहाँ पे देखें बेटा, तो विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक था, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो ज्यादा में से कम को घटा दो तो पता चल जाएगा कितनी कमी है। तो वाष्प दाब में होने वाली जो कमी होती है वही अवनमन कहलाती है। तो कितनी कमी हुई कैसे निकालेंगे, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि अवनमन कितना है, वाष्प दाब में कमी कितनी हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाओगे तो विलायक जो विलेय के कण है वो सतह पर स्थान घेरते हैं, जिससे सतह पर विलायक के कणों की संख्या में कमी आ जाती है, और विलायक के कणों की संख्या में कमी होने के कारण वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब घट जाएगा। वाष्प दाब में कमी को ही अवनमन कहते हैं, इसको नोट करिए। तो फिर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं किसके बारे में, इसी से संबंधित कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लिए, रफ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता। तो किसी भी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट है और वाष्प दाब का अवनमन क्या है, पी नॉट माइनस पी एस है। तो इसको हम क्या इंग्लिश बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। भाई विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है, विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है क्या होती है, पी नॉट माइनस पी एस, और बटे शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है पी नॉट। तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझेंगे कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी अर्थात वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जहाँ पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पी एस आपके विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं किस पे, वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट के नियम पे, कि वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम क्या है। तो सुनते रहिए, राउल्ट का नियम जो होता है, भाई राउल्ट ने किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद बने तनु विलयनों का अध्ययन किया। तो उन अध्ययन को करने के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। और वो नियम क्या है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद उन्होंने क्या देखा, उस विलयन में क्या प्रभाव पड़ा, क्या देखा, क्या अध्ययन किया, उसी को उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि राउल्ट का नियम, अगर हम बात करें राउल्ट का नियम, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने कहा कि किसी भी विलयन के जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, किसी भी विलयन के जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, वो उसमें मिलाए गए अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। तो अवाष्पशील विलेय की मात्रा को इन्होंने मोल प्रभाज के रूप में दर्शाया, मात्रा को मोल प्रभाज के रूप में दर्शाया। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें मिलाए गए विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है
वो उस विलयन में मिलाए गए आवासशील विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह की क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसको देखो तो कैसे लिखेंगे भैया, आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, और विलेय का मोल प्रवाह क्या होता है, एन अपॉन एन प्लस एन, यही होता है विलेय पदार्थ का मोल प्रवाह। ठीक है, ये क्या होता है, विलेय पदार्थ का मोल प्रवाह। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही है राउल्ट का नियम। यही क्या है, राउल्ट का नियम। अगर हम इसको थोड़ा सा और बात करें, अगर ये अति तनु विलयनों के लिए ये नियम क्या बनेगा, अति तनु विलयन के लिए, वे अति तनु विलयन मतलब जो बहुत ही ज्यादा तनु विलयन होगा तो उसमें क्या होगा, वे जो विलेय के मोल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, विलेय के मोलों की संख्या कम होती है विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में। हम n प्लस एन को लगभग बराबर कर सकते हैं किसके भैया, n के, n प्लस वन, n प्लस एन लगभग बराबर होगा किसके, n के, क्योंकि n जो है वो बहुत ही कम है, n प्लस एन जो होगा वो लगभग n के बराबर होगा। तो ये नियम क्या बन जाएगा आपका, अति तनु विलयनों के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर ऊपर हो जाएगा n, और n प्लस एन किसके बराबर हो गया, कैपिटल N के। अति तनु विलयनों के लिए इसी नियम को हम क्या कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन, ये हम लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारा विलयन तनु होता है तो ऐसा करेंगे। अगर हम ये निर्धारित ना कर पा रहे हो कि जो हमारे पास विलयन है वो सांद्र है या तनु है, तो फिर उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसको हम एक ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंपल फार्मूला, देखो यहाँ n n प्लस एन ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम इसको एक ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम संशोधित कर देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम निर्धारित ना कर पाए कि विलयन सांद्र है या तनु, तो किस नियम का लगाएंगे, किस नियम को पालन करेंगे। और वो नियम ऐसा है, वो जो फार्मूला भी निकल के आएगा वो ऐसा है, आप हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो तनु हो, चाहे वो सांद्र हो, अति तनु हो, अति सांद्र हो, जैसा हो आप उसको सब जगह लगाओगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं, ये हमारा जो नियम है ऊपर वाला, इसको देखते हैं। भाई राउल्ट का नियम तो केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, तो आपसे जो भी रहेगा तनु विलयन ही पूछा जाएगा, सांद्र विलयन पे तो ये अप्लाई होता नहीं है। लेकिन सांद्रता अगर हम निर्धारित ना कर पाए कि बहुत अधिक सांद्र है, भाई तनुता कम है या ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम पलटते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम ये लिखते हैं पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, n प्लस एन अपॉन एन। ठीक है, n प्लस एन अपॉन क्या है ये, n। अब अगर देखो तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हो, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, भाई इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, n अपॉन एन प्लस एन अपॉन एन, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो n से n कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और 1 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो इधर आओ माइनस में ले आओ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 सॉरी पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन अपॉन एन, यही हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आएगा पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट हो गया, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस पी नॉट, ये माइनस माइनस प्लस पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको फिर से उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन, ये एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जो हम लोग किसी भी प्रकार के विलयन के लिए लगा सकते हैं, मतलब इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अभी हमने एक अति तनु विलयन के लिए निकाला जिसमें एन अपॉन एन था, और ये आपके किसी भी प्रकार के विलयन के लिए, तो आप अति तनु विलयन का जो फार्मूला है और इस फार्मूले को लगाओगे तो वैल्यू में बहुत थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप चाहे इसको यूज़ करिए चाहे उस फार्मूले को यूज़ करिए, क्योंकि जो राउल्ट का नियम है वो तो तनु विलयनों के लिए है, तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, अगर आपको दे दें कि भैया जो विलेय है उसका अणुभार भी निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, अणुभार पूछ ले आपसे, ग्राम भार पूछ ले, तो देखो विलेय का जो मोलों की संख्या होती है, भैया विलेय का ग्राम भार बटे विलेय का अणुभार W अपॉन M हो जाएगा। विलायक का क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम भार बेटा यहाँ पे अपॉन M हो गया, बटे विलायक का क्या हो जाएगा, विलायक का कैपिटल W अपॉन कैपिटल M।
विलायक का ग्राम बार बटे विलायक का अणुभार, तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखोगे, ये एम ऊपर चला जाएगा, ये है डब्ल्यू अपॉन एम, ये एम ऊपर जाएगा तो कैपिटल एम अपॉन ये डब्ल्यू नीचे ही रहेगा डब्ल्यू, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, यही आपका क्या हो जाएगा, तो ये विलेय के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसको नोट करिए। तो फिर हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला आता कैसे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको भी हम लोग देखेंगे, डेराइव करेंगे इसको, तो नोट करेंगे इसको जल्दी से, फिर हम लोग उसको भी समझते हैं। ये जो राउल्ट का नियम है इसका डेरिवेशन क्या है, कहाँ से आता है, नोट करिए जल्दी इसको रफ करते हैं। फिर देखिएगा आइए, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेशन इसका राउल्ट के नियम, जो राउल्ट का नियम था उसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, कैसे ये आता है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये जो आपका विलयन, मान लो ये आपका विलायक था, शुद्ध विलायक जल था, इसमें हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसमें कमी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद भी जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो निर्भर किस पे करेगा, तो भैया विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो निर्भर करेगा कि इस विलयन में सतह पर विलायक के कितने कण हैं। भैया विलायक के कण ज्यादा होंगे तो वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब अधिक होगा, विलायक के कण सतह पर कम होंगे तो वाष्प कम बनेगी और वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो विलयन का वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर कर रहा, विलायक के कणों की संख्या पे, विलायक के कणों की संख्या पे, सतह पर कितना विलायक उपस्थित है वो निर्धारित करेगा कि विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। तो हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि ये जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, विलायक की मात्रा पे। भैया विलायक जितना अधिक होगा मात्रा को हम किस पे लेंगे, मोल प्रभाज के रूप में, तो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है, जितना अधिक विलायक सतह पे होगा उतना ज्यादा विलयन का वाष्प दाब होगा। तो विलयन के वाष्प दाब को किससे लिखते हो, पीएस से, पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विलायक का मोल प्रभाज n अपॉन n प्लस n, ये। तो चलो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लो k आ गया, n अपॉन n प्लस n, ये आ गया। मान लो हमने विलयन में विलेय मिलाया ही नहीं, भाई हमारा शुद्ध विलायक है, हमारे पास क्या है, शुद्ध विलायक है, मतलब n बराबर 0 है, n बराबर 0 है, मतलब जो विलयन है वो सॉरी विलायक है उसमें विलेय मिलाया ही नहीं गया, तो विलेय के मोलों की संख्या 0 हो गई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, जब विलेय के मोलों की संख्या 0 हो गई मतलब केवल विलायक उपस्थित है, और केवल विलायक उपस्थित होने का मतलब है कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें विलेय तो उपस्थित है ही नहीं, तो जितना विलायक का वाष्प दाब होगा उतना ही विलयन का वाष्प दाब होगा, तो पी एस बराबर पी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, भैया पी एस बराबर क्या रखेंगे, सॉरी पी एस क्या हो गया, पी नॉट हो गया, ये के हो गया, एन की वैल्यू वही है, एन कितना हो गया 0 प्लस एन, तो बेटा 0 प्लस एन एन हो जाएगा, एन से एन कैंसिल 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू पी नॉट, के इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट आया क्या, के इज इक्वल टू आ गया पी नॉट। इसी बात समझ में आई। अब अगर इसको हम इस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट से तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक चीज आएगी, वो क्या आएगी कि पी एस बराबर के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई पी नॉट, और फिर ये क्या हो गया आपका भैया जो n अपॉन n था ये है ना, इसको ऐसे लिखते हैं n अपॉन n प्लस n, ये तो वैसा ही है। अगर इस पी नॉट को हम इधर डिवाइड कर दें, पी नॉट को क्या कर दें, डिवाइड कर दें बेटा, पी नॉट को डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n, यही होगा क्या। अब अगर यहाँ पे हम -1 दोनों तरफ 1 माइनस कर दें, पी एस अपॉन पी नॉट, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पी नॉट ऊपर चाहिए, पी नॉट माइनस पी एस
आपका क्या होता है, वाष्पदाब का अनुमान होता है। तो यहाँ पे भी माइनस कर दोगे n प्लस एन। अब देखोगे यहाँ पे तो ये एलसीएम ले लो, तो पी नॉट अपॉन ये क्या हो जाएगा, पी नॉट हो गया माइनस पी एस इज इक्वल टू ये n प्लस एन माइनस एन अपॉन माइनस एन अपॉन एन प्लस एन, एन से एन कैंसिल हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया, आप देखोगे बेटा, ये है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, ये ऊपर है एन, नीचे है एन प्लस एन। यही आपको क्या हो गया, राउल्ट का नियम। यही क्या है आपके राउल्ट का नियम है। देखिए बात समझ गए, ये इसका क्या है डेरिवेशन। कैसे हमने किया इसको आप समझिए बहुत ही ध्यान से कि भैया विलयन का जो वाष्प दाब है वो निर्भर कर रहा है कि विलयन में उसकी सतह पर कितने विलायक हैं। सतह पर जितने ज्यादा विलायक होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी वाष्प दाब होगी। तो हमने क्या कहा कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती है। हमने पी एस विलयन का वाष्प दाब को विलायक के मोल प्रवाह एन अपॉन एन प्लस एन के बराबर रखा। तो पी एस बराबर प्रोपोर्शनैलिटी हटी, एक कांस्टेंट आया के एन अपॉन एन प्लस एन आ गया। ठीक है, अब हमने मान लिया कि विलयन में विलय उपस्थित है ही नहीं, मतलब एन बराबर 0 है। एन बराबर 0 होने पर पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, पी नॉट बराबर ये पी एस पी नॉट के बराबर हो गया, के हो गया एन, एन 0 हो गया प्लस एन, के की वैल्यू आ गई पी नॉट। तो यहाँ से हमने वैल्यू रख के सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया भैया, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन प्लस एन, जो हमारे राउल्ट का नियम। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं इसके। अब हम देखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखिएगा बेटा, ये जो राउल्ट का आपका नियम होता है, ये राउल्ट का नियम क्या है, तनु विलयनों पर ही लागू होता है। सबसे पहला पॉइंट कि यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। अधिक सांद्र, अगर विलयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन की सांद्रता अधिक होगी जिसके लिए उस पर यह नियम लागू नहीं होता। ऐसा होता क्यों है कि विलयन की सांद्रता अधिक होने पर कणों की संख्या, जो कणों के मध्य आकर्षण होता है, कणों के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है, और कणों के मध्य आकर्षण बढ़ने के कारण वाष्प कंपनी की वाष्प दाब कम होगा, तो जो हमारा वाष्प दाब का अनुमान उसका मान विचलित हो जाता है। इस वजह से राउल्ट का नियम जो होता है वो आपके तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयनों पर नहीं। दूसरा हम बात करें अगर, तो यह विलयन केवल उस पर लागू, यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया हो। क्या मिलाया गया हो, अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो। अगर हम किसी विलयन में वाष्पशील विलेय मिला दें तो उस पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। तो यह नियम सिंपल से उन विलयनों के लिए है जिनमें कोई अवाष्पशील विलेय उपस्थित होता है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो तीसरा क्या होगा, वह तीसरा पॉइंट होगा कि यह विद्युत अपघट्यों विलयनों पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, या विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट क्या है भैया, हमने ए बी लिया, ये विद्युत अपघट विलयन में जाके टूट जाएगा। तो हम एक कण लेकर जा रहे हैं, एक अणु लेकर जा रहे हैं, वहां पे दो परमाणु बन गए, तो दो अणु संख्या गुण होते हैं, वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। भाई हम लेके गए एक बन गया तो मतलब अणुओं की संख्या दुगनी हो गई, तो अणु संघ गुणधर्म भी दुगने हो जाएंगे, तो वहां पे राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा, वास्तविक मान से विचलित हो जाएगा। तो यह नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होगा जिसमें विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, विलेय के रूप में कौन हो, विद्युत अपघट्य हो। चौथी बात करें तो यह नियम उन विलयनों पर भी नहीं लागू होता है, उन विलयनों पर लागू नहीं होता है
नहीं होता है जिसमें विलेय का संगुणन हो जाए। विलेय का संगुणन होता है। संगुणन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाते हैं। संगुणन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम ले गए ए बी, मान लो हम विलेय में दो पदार्थ ले जा रहे हैं ए बी, और विलयन में जाने के बाद वो जुड़ के एक बन गए, तो हम लेके गए दो और बन गए एक, तो अणुओं की संख्या क्या हुई? आधी। और अणुओं की संख्या आधी होने का मतलब अणु संकुल दर भी आधा हो गया, तो वास्तविक मान से फिर से विचलन प्रदर्शित किया। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में जाने के बाद संगुणित हो जाते हैं, उनके विलयनों पर भी ये राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और लास्ट और पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट क्या है? यह विलयन निश्चित ताप, यह नियम निश्चित ताप पर उपस्थित विलयन पर लागू होता है। मतलब जिन विलयनों का ताप स्थिर होगा, विलयन पर लागू होता है। तो स्थिर ताप पर ही यह नियम क्या होता है? लागू होता है। निश्चित ताप पर ही यह नियम लागू होता है। तो ऐसे विलयन जिनका ताप निश्चित होगा, उन्हीं पर राउल्ट का नियम क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे इसके। ठीक है, वाष्प दाब के और नमन के क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग, सभी लोग। वाष्प दाब का अनुमान बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, अभी इसके बाद आप लोग देखोगे, ये तो वाष्प दाब का अनुमान उन विलयनों के लिए जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला होता है। क्या मिला होता है? अवाष्पशील विलेय। अभी इसके क्वेश्चंस लगाने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वाष्पशील विलेय पदार्थ जब मिलाया जाएगा तो क्या होता है। ठीक है, चलो अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, किसके? राउल्ट के नियम से संबंधित। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का वाष्प दाब 87 मिलीमीटर पाया गया। ठीक है, पाया गया। यदि इसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, पदार्थ का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें देखना है। तो कह रहा है कि एक किसी पदार्थ के 100 ग्राम को 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में क्या किया जा रहा है? घोला जा रहा है। तो जो विलयन का वाष्प दाब है, देखो स्मॉल w, विलेय के द्रव्यमान दे दिया 18.1 ग्राम। भाई क्वेश्चन करने का तरीका पहले ही बताया, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो इन्फॉर्मेशन दी है लिखते जाओ। तो विलेय का जो द्रव्यमान दे दिया 18.1 ग्राम, कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला गया। विलायक का द्रव्यमान दे दिया है 100 ग्राम, तो कह रहा है विलयन का वाष्प दाब PS 87 मिलीमीटर हो जाता है। कह रहा है इसी ताप पर अगर विलायक का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। मतलब स्मॉल m की गणना करनी है, जबकि कैपिटल M, भैया विलायक हमारा जल है तो जल का अणुभार होता है 18। ठीक है, हमें सारी चीजें पता है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N। यही था तनु विलयन की बात। अगर हम करें तनु विलयन वाला जो नियम हमने पढ़ा, P0 दिया है 92 माइनस ये दिया है 87 अपॉन 92। N को लिख सकते हो W अपॉन M, और इस N को लिखोगे W अपॉन M तो उल्टा हो जाएगा M अपॉन W, ये हो जाएगा। अभी हमने ये फॉर्मूला कराया है। W की वैल्यू आपको पता है 18.1, M है 18 बटे स्मॉल m निकालना है, ये है आपका 100।
92 में से 87 गया, 5 बचा बटे 92। m क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 18.1 गुणे 18 गुणे 92 बटे 5 गुणे 100। अगर हम इसे सॉल्व करें बेटा तो इस वैल्यू को सॉल्व करने पे देखो क्या आता है। इसको सॉल्व करने पे आएगा 18.1 इंटू 18 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 500। तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई 59.94। क्या आ जाएगी, 59.94 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, 59.94 ग्राम। सिंपल सा है, ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, बस हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। नोट करिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत जल्दी से। तो चलो ये नोट हो गया, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध विलायक, मान लो जल का, शुद्ध जल का वाष्प दाब पारे के दाब के 17.5 मिलीमीटर के बराबर है। पारे के दाब के बराबर है। ठीक है, तो 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को मिलाकर तैयार किए गए विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ये बताना है। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा ये बताना है। ठीक है, कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो 17.5 मिलीमीटर के बराबर है। अगर 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज मिला रहे हो तो बताओ कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको देखते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। ये देखो, वाष्प दाब के अवनमन में कहीं टेम्परेचर तो होता नहीं, ये जो टेम्परेचर है बस इसलिए दिया जाता है कि एक निश्चित ताप पर ये प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि राउल्ट का नियम निश्चित ताप पर लागू होता है। अगर हम देखें तो वाष्प दाब पारे के दाब के इतना बराबर, शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 दिया है 17.5 मिलीमीटर। कह रहा है 1000 ग्राम जल है, मतलब विलायक का अणुभार दिया है, विलायक का ग्राम भार दिया है 1000 ग्राम। फिर विलेय का दिया है 68.4 ग्राम। फिर आपको पूछ रहा है कि पीएस बराबर क्या होगा, है ना, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। बेटा स्मॉल m सुक्रोज का अणुभार निकाल लो। सुक्रोज होता क्या है, C12H22O11। तो 12 बार ही हम देखो, कार्बन का 12 होता है, 12 का 12 बार गुणा करोगे 144 आएगा, प्लस हाइड्रोजन का 22 ही रहेगा, और ऑक्सीजन का 16 और को 11 बार करोगे 176 आएगा। तो बेटा 176 और 144 देखो कितना हो जाएगा, 342 आ जाएगा। तो स्मॉल m आया 342, सुक्रोज का अणुभार कितना आ गया, 342 आ गया। और जो जल का अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 होता है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन N, यही था। और N अपॉन N को हम क्या लिख सकते हैं भैया, W अपॉन M इंटू M अपॉन W, यही तो करते हैं। तो P0 आपका क्या होता है, P0 होता है 17.5 माइनस PS पूछ रहा है बटे 17.5 बराबर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, W है कितना भाई, W है 68.4 इंटू M कितना है, M है आपका 18 बटे स्मॉल m कितना है 342 गुणे W कितना है 1000। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक डेसिमल हटाओ तो एक जीरो और नीचे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 17.5 माइनस PS बराबर ये क्या हो जाएगा, 884 गुणे 18 गुणे 17.5 बटे 342 है, गुणे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखो 342 दूना 684 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर से करते हैं, आप लोग हाथों से करिएगा। तो कितना होगा बेटा, 18 गुणे 2 गुणे 17.5
ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 10,000 तो आएगा 0.063, ठीक है। और ये 17.5 माइनस पी एस, बेटा पी एस उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो पी एस बराबर हो जाएगा 17.5 माइनस 063। माइनस करके देखो बेटा क्या आंसर आएगा, 17.5 माइनस 0.063, ये आ जाएगा 17.43। कितना आ जाएगा, यह आएगा 17.437 मिलीमीटर। कौन, विलयन का वाष्प दाब, ये बेटा ये आपका आंसर आ गया। इस बार क्या पूछा था आपसे, विलयन का वाष्प दाब पूछा है, बाकी सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी थी। आप सिंपल से इसको रख के क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तुरंत इसको नोट करिए। तो इसको रफ करते हैं, फिर एक एनसीईआरटी का देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको भी हम यहीं पे करा देते हैं, ठीक है। नोट हो गया इसको। चलो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा कहता है, ऑक्टेन के, क्वेश्चन कहता है ऑक्टेन के 114 ग्राम, ऑक्टेन के 114 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका अणुभार आपको दिया है 40 की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब मूल वाष्प दाब का घटकर मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए, मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए, ठीक है। तो कह रहा है एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को ऑक्टेन में मिलाना है, तो ऑक्टेन का जो वाष्प दाब हो वो 80% रह जाए घटकर। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बार ऑक्टेन मतलब आपको ऑक्टेन क्या है, विलायक है ना, ऑक्टेन में किसी विलेय का कितना विलायक है, तो विलायक है, तो विलायक का दिया है 114 ग्राम, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है जो अवाष्पशील विलेय है उसका अणुभार है 40 और उसका ग्राम भार आपसे पूछ रहा है। ऑक्टेन होता है C8H18, तो इसका अणुभार आप निकाल लीजिए। अणुभार क्या हो जाएगा, 12 8 96 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 114, तो कैपिटल M भी कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए। तो आप पहले मान लो कि वाष्प दाब, ऑक्टेन का वाष्प दाब, माना ऑक्टेन का वाष्प दाब कितना था, पहले था P0, और जब आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब जो PS होता है वो क्या हो जाएगा, कह रहा है इस वाष्प दाब का 80% हो जाए, घटकर इस वाष्प दाब का 80% हो जाए। तो इसका 80% निकाल लीजिए, P0 का 80% कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 4/5 P0 ये। तो PS बराबर क्या हो गया 4/5 P0, या हम इसको कह सकते हैं 0.8 P0 के बराबर हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए फॉर्मूला कहता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू M अपॉन W। देखिए P0 कितना, P0 तो यही है, और PS कितना हो जाएगा -0.8
पी नॉट अपॉन पी नॉट। डब्ल्यू आपको निकालना है, एम आपको 40 दिया है, एम आपका कितना है 114 है, ये भी कितना है 114, ये कट जाएगा बेटा। तो अब देखो यहाँ पे पी नॉट में से 0.8 गया, 1 में से 0.8 गया तो 0.2 पी नॉट बचेगा अपॉन पी नॉट बराबर डब्ल्यू बटे 40। देखो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा बेटा, 40 के इधर गुणा हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर 40 गुणे 0.2, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा 8 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा 8 ग्राम आ जाएगा क्या आपका डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था, कुछ करना नहीं था, आपको बस एक लैंग्वेज समझनी थी कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल वाष्प दाब का आधा 80% रह जाएगा। मतलब क्या है, आप मान लो कि ऑक्टेन का वाष्प दाब कितना था पी नॉट था, तो विलयन का वाष्प दाब पी नॉट का कितना रह जाना चाहिए 80%, तो पी नॉट का 80% हो गया विलयन का वाष्प दाब। फॉर्मूले में रख दिया, एक समय पी नॉट कैंसिल हो गया, डब्ल्यू बराबर 8 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट करिए। तो एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, जल्दी से नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 640 मिलीमीटर है। ठीक है, 640 मिलीमीटर है। इसी ताप पर विलेय X को मिलाने पर विलेय X को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 632 mm रह जाता है या हो जाता है विलयन की मोललता बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे इस बार, विलयन की मोललता बताइए कि विलयन की मोललता क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। पी नॉट दिया है 640 mm, पीएस दिया है 632 mm। ठीक है, और कह रहा मोललता बतानी है, बाकी और कुछ भाई विलायक दिया है, मतलब कैपिटल एम दिया है, 18 ग्राम जल दिया है ना। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है। फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू इंटू एम, यही होता है ना भाई। इसको हमने साथ में लिख दिया। अब हमारी अगर मोललता का फॉर्मूला देखो बेटा, तो मोललता का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, और अगर ये जो डब्ल्यू होता है ग्राम में होता है, अगर ये हमारा डब्ल्यू जो है वो ग्राम में होता है तो हम क्या कर देते हैं 1000 का गुणा करते हैं। विलायक का भार अगर ग्राम में होता है तो हम क्या करते हैं 1000 का गुणा करते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमें मोललता, इसको अगर मोललता बनानी है तो 1000 से हम गुणा कर दें और 1000 से भाग कर दें, तो इसको क्या हम मोललता लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैल्यू रखो 640 माइनस 632 बटे 640 बराबर, ये इसको क्या लिखोगे मोललता, और ये क्या भैया अणुभार m बटे 1000 ml बराबर क्या हो जाएगा मोललता बराबर ये 8 हो गया, गुणे 1000 बटे 640 गुणे कितना 18। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 चौके 8, दोनों 18, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 4 से काटो, देखो इसको 4 16 बार जाएगा क्या, 16 चौके 64, बचा क्या, फिर 2 से काटो, 2 50 बार ये जाएगा, 2 चौके 8 हो 2 8 16 होगा, फिर कटेगा भैया 8 4 बार जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो कुल मिला के बचेगा क्या 25 बटे 9 चौके 36, 25 बटे 36 बचेगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करो तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 25 बटे 36 ये आएगा 0.69, कितना आएगा 0.69, और यही हमारा क्या है 0.69 मोल पर किलोग्राम, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोललता विलयन की मोललता कितनी हो जाएगी, विलयन की मोललता हो गई 0.69 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है,
तो ये आपके हो गए विलियन की मोललता पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे जो जो क्वेश्चन बन सकते थे नॉर्मल क्वेश्चन वो हमने अभी करा दिए हैं। अभी आपको लास्ट में पता है न्यूमेरिकल सेशन में जब एक न्यूमेरिकल आएगा केवल IIT JEE का जो, ठीक है, तो उसमें हम लोग IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको भी करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा वाद दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित ओस्टवाल्ड वाकर विधि, जो वाद दाब का अपेक्षिक अवनमन का मापन नियम होता है उस नियम को पढ़ेंगे। वो बोर्ड के हिसाब से सिलेबस में डायरेक्ट तो दिया नहीं रहता, वो JEE और नीट के लिए प्रॉस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर वाद दाब जो है वो वास्तुशील विलेय पदार्थों के लिए वाद दाब को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को